हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मानव जनन और उसका बिंदु भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बच्चों, भ्रूणीय परिवर्धन टॉपिक को हमने पिछली क्लास में शुरू किया था कि मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, तो वहीं पर फैलोपियन ट्यूब से भ्रूणीय परिवर्धन प्रारंभ हो जाता है। मानव भ्रूणीय परिवर्तन में मुख्य रूप से 4 घटनाएं हम शामिल करते हैं बच्चों। पहला विदलन, कोरक भवन, कंदुकन और अंग भवन। इसमें से बच्चों हमने पहला टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ा विदलन। निषेचित अंडे या जाइगोट में होने वाले प्रारंभिक कोशिका विभाजन विदलन कहलाते हैं, और विदलनों के फलस्वरूप जो ठोस गेंदनुमा संरचना बनती है वो है मोरुला अवस्था, जो फैलोपियन ट्यूब में बन जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है बच्चों कोरक भवन, ब्लास्टुलेशन। ठोस मोरुला अवस्था का खोखली कोरक अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कोरक भवन कहलाती है। कोरक भवन होता कैसे है तो हमने पढ़ लिया पिछली क्लास में कि कोरक खंडों में आसंजन बढ़ने से अंदर एक गुहा बनती है, कोरक गुहा। इस कारण से कोरक खंड परिधि की ओर एक परत के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसका नाम है कोरक चर्म। तो कोरक गुहा युक्त भ्रूण की गोलाकार खोखली संरचना कोरक अवस्था कहलाती है। बच्चों, भिन्न भिन्न प्राणियों की कोरक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, जो कई कारकों पर निर्भर करता है कि कोरक अलग अलग क्यों होती हैं। तो पिछली क्लास में पढ़ लिया हमने, अंडे में पीतक की मात्रा, पीतक का वितरण, विदलन का प्रकार, इन 3 कारकों पर कोरक का प्रकार निर्भर करता है। तो बच्चों, इस आधार पर जो मानव की कोरक अवस्था है उसका नाम है कोरक पुटी, ब्लास्टोसिस्ट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम कोरक पुटी, ब्लास्टोसिस्ट की संरचना पढ़ेंगे और उसके बाद बची हुई शेष भ्रूणीय परिवर्तन घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है आज की क्लास का, वो है कोरक पुटी, ब्लास्टोसिस्ट की संरचना। कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट, ये पहला पॉइंट है बच्चों हमारी क्लास का आज का। तो क्या है कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट? तो कोरक पुटी है बच्चों मानव भ्रूणीय परिवर्धन, मानव भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान बनने वाली कोरक अवस्था। डायरेक्ट हम शॉर्ट में ये कहें कि मानव की जो कोरक अवस्था है, मानव भ्रूणीय परिवर्तन में जो कोरक अवस्था बनती है वो बच्चों कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट है। इस कोरक पुटी का निर्माण भी फैलोपियन ट्यूब में ही शुरू हो जाता है, और कोरक पुटी के पूर्ण विकसित होने पर भ्रूण जो है गर्भाशय में पहुंच जाता है। तो ये भी बच्चों फैलोपियन ट्यूब में ही बनने लग जाती है। कैसी होती है कोरक पुटी? तो बच्चों, जैसे जैसे कोरक भवन होता है वैसे वैसे जो कोरक खंड हैं वो परिधि की तरफ जमा होकर घनाकार हो जाते हैं। कोरक खंड जैसे जैसे बनते हैं, जैसे मान लो ये कोरक अवस्था, ये मोरुला अवस्था थी, विदलनों के फलस्वरूप ये ठोस गेंदनुमा संरचना, ये मोरुला अवस्था है जिसको हमने विदलन में पढ़ा था, मोरुला स्टेज। और मोरुला स्टेज के कोरक भवन से ऐसी बनती है कोरक अवस्था। ये थी कोरक अवस्था। और मानव की कोरक अवस्था कौन सी है? कोरक पुटी। तो इस सामान्य कोरक अवस्था और कोरक पुटी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है बच्चों कि मानव में जो कोरक खंड है परिधि की ओर, ये थोड़े से घनाकार हो जाते हैं और घनाकार होकर एक नई परत बनाते हैं जिसका नाम है पोष कोरक। तो हम अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बच्चों पोष कोरक की। यहां पर जैसे बना तो हम मानव की कोरक अवस्था ही रहे हैं,
लेकिन मानव की कोरक अवस्था का नाम हमने क्या दे दिया बच्चों? कोरक पुटी। ये मानव की कोरक अवस्था मैंने ड्रॉ कर दी है, जिसका नाम है कोरक पुटी। इस कोरक पुटी में क्या होगा कि जो कोरक खंड परिधि की ओर थे बच्चों, वे थोड़े से घनाकार हो जाएंगे। इस प्रकार से जो परिधि की तरफ जो कोरक खंड थे वो थोड़े से घनाकार, ऐसे ये घनाकार हो जाते हैं और घनाकार होकर परिधि पर जो एक कोशिकाओं की परत बना लेते हैं, उसी परत का नाम बच्चों होता है पोषकोरक, ट्रोफोब्लास्ट। ये जो मैंने कोशिकाओं की परत बना दी है एक, इस परत का नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट। हिंदी में हम कह सकते हैं पोषकोरक। इस पोषकोरक के अंदर ये जो खोखली गुहा पाई जाती है, इस खोखली गुहा का नाम है बच्चों एल्बुमिन कैविटी। एल्बुमिन गुहा। और इस एल्बुमिन गुहा में एक पोषक तरल पदार्थ भरा रहता है जो गर्भाशय की भित्ति से अवशोषित करता है। ये भ्रूण है, ये बनने वाला भ्रूण ही तो है बच्चों, जो फैलोपियन ट्यूब में बना है और गर्भाशय तक पहुंचा है। तो ये भ्रूण जैसे ही गर्भाशय में पहुंचता है तो गर्भाशय की भित्ति में जो श्लेष्मा युक्त तरल होता है उसको ये अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके उस तरल को इस गुहा में भर लेता है, जो बनने वाले भ्रूण को पोषण देगा तरल। इसलिए एल्बुमिन गुहा एक प्रकार की पोषक गुहा होती है। तो मानव की भ्रूणीय परिवर्तन की कोरक अवस्था का नाम क्या है बच्चों? कोरक पुटी अवस्था, जिसमें लगभग इसके समान ही है बच्चों। देखो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर यहां पर हम बनाएंगे, वो ये है कि कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं, अधिकांश भ्रूणीय कोशिकाएं तो यहां परिधि की तरफ जमा हो गई, जिनका नाम हमने दे दिया पोषकोरक, और कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं यहां पर एक समूह के रूप में उभरी रहती हैं, इस प्रकार से एक समूह के रूप में उभरी रहती हैं। इस समूह का नाम है बच्चों अंतःकोशिकीय समूह, इनर सेल मास। कोशिकाओं के इन समूह को अपन बोलते हैं इनर सेल मास, अंतःकोशिकीय समूह। इनर सेल मास, अंतःकोशिकीय समूह, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अंतःकोशिकीय समूह। शॉर्ट में हम इसको आईसीएम नाम देंगे। तो सामान्य कोरक अवस्था और मानव की कोरक अवस्था में डिफरेंस होता है बच्चों। यह है मानव की कोरक अवस्था, जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुटी अवस्था। संरचना क्या होती है कोरक पुटी अवस्था की? कि परिधि की तरफ कोरक खंडों की एक परत है जिसका नाम पोषकोरक ट्रोफोब्लास्ट है। कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं एक समूह के रूप में अंदर गुहा में उभरी रहती हैं, जिसका नाम है इनर सेल मास, अंतःकोशिकीय समूह। और अंतःकोशिकीय समूह और पोषकोरक के बीच खोखली गुहा, जिसको बोलते हैं एल्बुमिन गुहा, जो पोष गुहा है। अब आगे इनसे क्या डेवलप होगा? तो बच्चों जो पोषकोरक है ये तो बनाएगी बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां। पोषकोरक से तो क्या बनेगा बच्चों? बाह्य भ्रूणीय झिल्ली, कोरियन।
आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में क्या होती हैं बाह्य भ्रूणीय झिल्ली। परिवर्धित भ्रूण के बाहर सुरक्षा के लिए कुछ झिल्लियां पाई जाती हैं, पोषण के लिए, सुरक्षा के लिए, अन्य कार्यों के लिए, तो वो बाह्य भ्रूणीय झिल्ली तो बनाती है पोषकोरक। और आईसीएम का काम क्या है बच्चों? आईसीएम बनाएगी वास्तविक भ्रूण। ये जो इनर सेल मास मैंने लिखा है, कोशिकाओं का पिंड, ये बनाती है वास्तविक भ्रूण। इस प्रकार से कोरक अवस्था से भ्रूण बनेगा। तो ये है मानव की कोरक अवस्था। और कोरक अवस्था की सिंपल 3 नाम है। कोशिकाओं की परत ट्रोफोब्लास्ट जो बाद में भ्रूणीय झिल्ली बनाएगी, कोशिकाओं का एक समूह जिसको इनर सेल मास अंतःकोशिकीय समूह कह सकते हैं, अंतःकोशिकीय पिंड कह सकते हैं, या फिर भ्रूणीय घुंडी भी कह सकते हैं। इसको एक और कॉमन नाम दे सकते हैं, भ्रूणीय घुंडी, एम्ब्रियोनिक नोब, वो भी बच्चों इसका नाम है। और दोनों के बीच में एल्बुमिन गुहा। यहां से क्लियरली याद रखना है कि ट्रोफोब्लास्ट से झिल्लियां बनेगी और वास्तविक भ्रूण बनेगा अंतःकोशिकीय समूह से। यहां पर एक स्पेशल डेफिनेशन, एक परिभाषा है, वो है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होती हैं बच्चों? ये जो आईसीएम है इसमें पाई जाती हैं, इनर सेल मास में उपस्थित विशेष कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं होती हैं पूर्ण सख्त टोटिपोटेंट। आईसीएम इनर सेल मास में उपस्थित विशेष कोशिकाओं का समूह स्टेम सेल्स कहलाती हैं। स्टेम सेल्स पूर्ण शक्त टोटिपोटेंट होती हैं। टोटिपोटेंट का मतलब है इसमें किसी भी जीव का पूरा जीनोम है, जो जरूरत पड़ने पर जीव के किसी भी ऊतक या अंग को बना सकती हैं। ऐसी होती हैं बच्चों स्टेम सेल्स। आईसीएम अंतरकोशिकीय समूह में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो पूर्ण सख्त टोटिपोटेंट होती हैं। पूर्ण सख्त का मतलब है कि इनमें पूरा जीनोम है कोशिकाओं का, जो जरूरत पड़ने पर किसी भी ऊतक या अंग का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं होती हैं आईसीएम के अंदर जो भ्रूण बनाने में मदद करती हैं और भ्रूण के किसी भी ऊतक या अंग का निर्माण कर सकती हैं। तो ये था बच्चों मानव की कोरकपुटी अवस्था। इसके साथ ही बच्चों कोरक भवन हेडिंग फिनिश हो जाती है। हम बात कर रहे हैं मानव भ्रूणीय परिवर्धन की, और मानव भ्रूणीय परिवर्धन जो है वो फैलोपियन ट्यूब से शुरू होता है बच्चों, अंडवाहिनी से शुरू होता है। और सबसे पहले जाइगोट में विदलन विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप मोरुलावस्था बनती है। इसके बाद कोरक भवन होता है, ब्लास्टुलेशन, जिसके फलस्वरूप मानव में ब्लास्टोसिस्ट कोरकपुटी अवस्था बनती है। बच्चों जैसे जैसे कोरकपुटी अवस्था बनती है वैसे वैसे भ्रूण गर्भाशय यूट्रस में पहुंच जाता है। तो कोरकपुटी अवस्था के बनते ही भ्रूण कहाँ पहुंच जाता है? यूट्रस गर्भाशय में, और वहां जाकर इसका आगे का डेवलपमेंट होता है। तो भ्रूणीय परिवर्तन के डेवलपमेंट में जो अगली स्टेज आती है वो नंबर 3 आती है कंदुकन। अब तक हमने विदलन और कोरक भवन का डिटेल पढ़ लिया है। तीसरा जो चरण है भ्रूणीय परिवर्तन का वो होता है बच्चों कंदुकन। गैस्ट्रुलेशन, कंदुकन गैस्ट्रुलेशन बहुत सिंपल है बच्चों। जो कोरक अवस्था है उसमें कोशिकाओं की एक परत होती है, तो एक स्तरीय कोरक अवस्था का त्रिस्तरीय कंदुक अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कंदुकन कहलाती है। तो कंदुकन के दौरान भ्रूण गोल गेंद के समान संरचना बना लेगा, लेकिन उस गेंद में 3 परतें पाई जाएंगी।
जिनका नाम है प्राथमिक जनन स्तर। तो 3 परतों का निर्माण होना ही कंदुकन है बच्चों। तो सिंपल परिभाषा क्या होगी कंदुकन की? एक स्तरीय कोरक अवस्था का त्रिस्तरीय कंदुक अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया। एक स्तरीय कोरक अवस्था का त्रिस्तरीय कंदुक अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया, इसी को अपन बोलते हैं कंदुकन। अभी हमने कोरक अवस्था का पढ़ा, तो कोरक अवस्था में कोशिकाओं की केवल एक परत होती है, एक स्तर, जिसका नाम हमने दिया था पोषकोरक। जब ये कोरक अवस्था कंदुक अवस्था में बदलेगी तो कितने स्तर बनेंगे इसमें? 3 स्तर। तो एक स्तर से 3 स्तर वाली कोशिकाओं संरचना की बनने की प्रक्रिया जो है वो कंदुकन है। अब कैसे बनेंगे 3 स्तर? तो इसके लिए बच्चों कोरक खंड विशेष प्रकार से गति करते हैं और गति करके भ्रूण के अंदर व्यवस्थित होते हैं। तो कंदुकन के दौरान क्या होगा बच्चों? प्रक्रिया में क्या होगा? कंदुकन के दौरान कोरक खंड संरचना विकास गतियां प्रदर्शित कर भ्रूण के अंदर स्थापित हो जाते हैं, अंदर स्थापित हो जाते हैं तथा 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन होता है बच्चों कंदुकन के दौरान। वापस सुन लेंगे, कंदुकन के दौरान क्या हुआ? जो कोरक खंड है वो क्या करते हैं? संरचना विकास गतियां, कोरक खंडों की विशेष प्रकार की गति जिसके द्वारा कोरक खंड भ्रूण के अंदर रीअरेंज होते हैं, पुनः व्यवस्थित होते हैं। और कोरक खंड पुनः व्यवस्थित होकर क्या करते हैं? भ्रूण के अंदर स्थापित हो जाते हैं। और अंदर स्थापित होकर क्या करेंगे? 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण करते हैं। भ्रूण के अंदर स्थापित होकर 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण करते हैं। वो 3 प्राथमिक जनन स्तर कौन कौन से हैं बच्चों? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। 3 प्राथमिक जनन स्तर कौन से होंगे? एक्टो, मीजो, एंडो। लेकिन सभी जंतुओं में प्राथमिक जनन स्तर 3 बने ऐसा जरूरी नहीं है। एक वर्गीकरण वाला चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों, एनिमल किंगडम। उसमें वर्गीकरण का एक आधार आता है द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय जंतु, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय। तो कुछ जंतु जो सरलतम जंतु धरती पर वो द्विस्तरीय हैं, मतलब उनके भ्रूण में 2 ही जनन स्तर बनेंगे, एक एक्टोडर्म बनेगा, दूसरा एंडोडर्म बनेगा। तो वे तो होते हैं द्विस्तरीय। तो द्विस्तरीय जंतुओं के कंदुकन के दौरान 2 जनन स्तर बनेंगे, लेकिन मानव तो त्रिस्तरीय होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। मानव क्या, सभी कॉर्डेट्स जो हैं वो त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में कंदुकन के दौरान कितने जनन स्तर बनेंगे? 3 प्राथमिक जनन स्तर बनेंगे। और उनके नाम क्या हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। बाह्यश्चर्म, मध्यश्चर्म
अंतश्चर्म, इंग्लिश में याद रखना एक्टो, मीजो, एंडो। तो 3 प्राथमिक जन स्तरों वाली जो भ्रूण की गोलाकार खोखली संरचना होगी उसका अपन नाम देंगे कंदुक अवस्था। अवस्था का नाम क्या होगा? कंदुक अवस्था, और बनने की प्रक्रिया कंदुकन। क्लियर है बच्चों? तो ये कंदुकन प्रक्रिया है। अब यहां से जो क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों यहां से। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इन जन स्तरों के बनने का क्रम क्या है। प्राथमिक जनन स्तरों के बनने का क्रम किस क्रम में बनते हैं? तो बच्चों सबसे पहले जो जन स्तर बनता है वो है एक्टोडर्म। ये सबसे पहले बनेगा। सबसे पहले कौन सा जन स्तर बनेगा बच्चों? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के बाद क्या बनेगा? एंडोडर्म। एंडोडर्म, और एंडोडर्म के बाद लास्ट में क्या बनेगा? मीजोडर्म। क्या क्रम रहेगा बच्चों? एक्टो, एंडो, मीजो। हालांकि जब प्रक्रिया आप लोग पढ़ते हो तो उसमें पहले एंडोडर्म बनता है। जब आप प्रक्रिया पढ़ते हो बच्चों, उसमें जो सबसे पहले जन स्तर बनता है वो कौन सा बनता है? वो बनता है बच्चों एंडोडर्म। तो इसलिए हम अगर सीक्वेंस को सही लिखना चाहें तो वास्तव में पहले एंडो ही होना चाहिए, क्योंकि एक्टो सबसे बाहर की तरफ बनेगा, एंडो सबसे अंदर बनेगा, और मीजो दोनों के बीच में बनेगा। तो वास्तव में अगर अपन सही क्रम को लिखें तो उसमें एंडो ही पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर क्रम की बात करते हैं तो क्रम बिल्कुल सही लिखेंगे अपन। तो सबसे पहले तो क्या बनेगा? एंडोडर्म बनेगा, उसके बाद एक्टोडर्म बनेगा, और सबसे लास्ट में मीजोडर्म बनेगा। तो मीजोडर्म सबसे लास्ट में बनता है। जो द्विस्तरीय जंतु हैं उनमें दोनों बनेंगे, और जो त्रिस्तरीय जंतु होंगे उनमें तीनों बन जाएंगे। तो एक तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि कंदुकन के दौरान भ्रूण में कोरक खंड कौन सी गतियां प्रदर्शित करेंगे? संरचना विकास गतियां। और क्या बनाएंगे? प्राथमिक जन स्तर। द्विस्तरीय है तो 2 बनाएंगे, त्रिस्तरीय है तो 3, तो मानव त्रिस्तरीय तो 3 जन स्तर बनेंगे। जन स्तरों के बनने का क्रम क्या होगा? एंडो पहले, फिर एक्टो, फिर मेसो। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। मैंने बताया था कि जो कोरक अवस्था थी, कोरक से ही तो कंदुक बनता है बच्चों। कोरक अवस्था में गुहा का नाम क्या था? कोरक गुहा। तो जब बच्चों कंदुकन की प्रक्रिया होती है, गैस्ट्रुलेशन जब होता है, तो कंदुकन में क्या होगा? कोरक गुहा नई आध्यांत्र गुहा में बदल जाती है, जिसको हम आर्केंट्रोन नाम देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोरक अवस्था के अंदर जो खोखली गुहा थी उसका नाम कोरक गुहा ब्लास्टोसील थी। जब वो कोरक अवस्था कंदुक अवस्था में बदलती है, कोरक अवस्था से कंदुकन के दौरान कौन सी अवस्था बनती है? कंदुक अवस्था। और कंदुक अवस्था में जो गुहा बनेगी उसका नाम क्या होगा? आध्यांत्र गुहा, आर्केंट्रोन। और ये आध्यांत्र गुहा भविष्य में बनाती है भ्रूण की आहार नाल। आध्यांत्र गुहा से इन फ्यूचर एम्ब्रियो का क्या बनेगा बच्चों? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल बनेगी। कैसे बनती है? एक चित्र के द्वारा हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो मानव भ्रूणीय परिवर्धन में जो कंदुक अवस्था बनती है उसका एक डायग्राम हम देख लेते हैं बच्चों। देखो, मानव भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जो कंदुक अवस्था बनती है वो कैसी बनती है? प्रक्रिया तो कंदुकन है, अवस्था का नाम कंदुक अवस्था। तो कैसी होती है कंदुक अवस्था? इस प्रकार से गोलाकार गेंदनुमा संरचना हम ड्रॉ करेंगे बच्चों।
ये गोलाकार गेंद है जो मानव भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान बनने वाली कंदुक अवस्था है। इसको हमने कंदुक अवस्था मान लिया है। और इस कंदुक अवस्था में 3 प्राथमिक जन्य स्तर बनेंगे। सबसे पहले मैंने बताया एंडोडर्म बनेगा, तो यहां सबसे अंदर हम एंडोडर्म बना देंगे बच्चों। ये हम बना देते हैं एंडोडर्म। सबसे अंदर का जन्य स्तर जो सबसे पहले बनता है, ये एंडोडर्म। और ये बाहर वाला है वो एक्टोडर्म है ही बच्चों, इसको एक्टोडर्म मानेंगे। अब इसके बीच में बनेगा बच्चों मीजोडर्म। कैसे बनेगा एक बार समझ लेंगे। मैं इसको भी द्विस्तरीय बना देता हूं, एक्टो को भी। ये लो, ये लो बच्चों। जन्य स्तरों के मैं नाम लिखूं तो ये सबसे बाहरी जन्य स्तर है जिसका नाम है एक्टोडर्म, और ये सबसे आंतरिक जन्य स्तर है जिसका नाम है एंडोडर्म। और अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे अंदर जो खोखली गुहा है, इस गुहा का नाम आर्केंट्रोन, आध्यात्र गुहा, आर्केंट्रोन, आध्यात्र गुहा। और इस आध्यात्र गुहा से भविष्य में भ्रूण की क्या बनेगी बच्चों? आहार नाल। ये आध्यात्र गुहा भविष्य में क्या बनाती है? भ्रूण की आहार नाल। बच्चों ये जो आहार नाल है ये भ्रूणीय सतह पर एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलेगी। ये जो आहार नाल है ये भ्रूणीय सतह पर एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है बच्चों। उस छिद्र को हम नाम देते हैं कोरक रंध्र, ब्लास्टोपोर। तो यहां पर हम एक छिद्र बनाएंगे, यहां पर एक छिद्र हम ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये एक मैंने आध्यात्र गुहा का एक छिद्र ड्रॉ कर दिया है और इस छिद्र को हम नाम देते हैं यहां पर ब्लास्टोपोर, कोरक रंध्र। ब्लास्टोपोर, कोरक रंध्र। क्लियर है बच्चों? हम बात कर रहे हैं भ्रूणीय परिवर्तन की कौन सी अवस्था का? कंदुक अवस्था का, गैस्ट्रूला स्टेज, इसकी हम बात कर रहे हैं। और मानव की कंदुक अवस्था में 3 प्राथमिक जन्य स्तर बनेंगे, एक्टो एंडो 2 बना दिए। तीसरा कहां बनेगा? तो वो बनेगा बच्चों इन दोनों के बीच में, यहां पर बनेगा मीजोडर्म। ये है बच्चों मीजोडर्म। ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है बच्चों, ये दोनों की दोनों जो परतें हैं ये हैं मीजोडर्म की। ऐसी होती है मानव भ्रूणीय परिवर्तन की कंदुक अवस्था, जिसके निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ने क्या नाम दे दिया है? कंदुकन अवस्था नाम दिया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कंदुक अवस्था का चित्र समझ में आ गया होगा। कंदुक अवस्था 3 प्राथमिक जन्य स्तरों वाली होती है मानव में। सबसे बाहर ये एक्टोडर्म,
सबसे अंदर वाला एंडोडर्म और बीच वाला ये मीजोडर्म। ये हैं 3 प्राथमिक जन्य स्तर। जो एंडोडर्म होती है इसके बीच की गुहा आध्यात्र गुहा अर्केंट्रोन, जो भविष्य में भ्रूण की क्या बनाएगी, आहार नाल। ये आहार नाल भ्रूण की सतह पर एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है जिसका नाम है ब्लास्टोपोर कोरक रंध्र। अब यहां पर भी बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो वर्गीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो कोरक रंध्र है बच्चों, ये भविष्य में या तो भ्रूण का आहार नाल का मुख बनाएगा या फिर गुदा बनाएगा। कोरक रंध्र या तो भविष्य में बदल जाएगा मुख में या फिर ये बदलेगा गुदा में, क्योंकि जिन जंतुओं में आहार नाल पूर्ण होती है उसमें आहार नाल की 2 ओपनिंग होती हैं, एक मुख और एक गुदा। तो आध्यात्र गुहा आहार नाल में बदल जाएगी, तो आहार नाल का ये छिद्र एक पहले से ही है भ्रूण के अंदर जिसका नाम है कोरक रंध्र। अब या तो कुछ जंतुओं में कोरक रंध्र से मुख बन जाएगा, गुदा नया बनेगा, या फिर कुछ जंतुओं में कोरक रंध्र से क्या बन जाएगा, गुदा, मुख नया बनेगा। तो इस आधार पर हम जंतुओं को 2 समूहों में बांटते हैं। वर्गीकरण का पॉइंट है बच्चों ये। वे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है, मुख का निर्माण, ऐसे जंतु कहलाते हैं प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया वे जंतु जिनमें कोरक रंध्र से मुख बनता है, वे जंतु कहलाते हैं प्रोटोस्टोमिया। और इस समूह का जो एग्जाम्पल है वो है एनेलिडा संघ के जंतु, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु और मोलस्का संघ के जंतु। ये सारे जंतु प्रोटोस्टोमिया समूह में रखे जाते हैं, अर्थात इन जंतुओं में आध्यात्र गुहा का छिद्र ब्लास्टोपोर मुख बनाएगा। दूसरे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर से क्या बनेगी, गुदा। तो ऐसे जंतुओं को कहा जाता है ड्यूटेरोस्टोमिया। वे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर कोरक रंध्र से कौन सा छिद्र बनेगा, आहार नाल का, गुदा बनेगी, मुख नया बनेगा। तो ऐसे जंतुओं को हम नाम देते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है इकाइनोडर्मेटा के जंतु, हेमिकोर्डेटा के जंतु और लास्ट में कोर्डेटा संघ के जंतु जिसमें हम सब शामिल हैं। तो ये बच्चों जो पॉइंट था वो वर्गीकरण का था, उसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको अलग से याद रखना है, नीट वालों के लिए है। आज की क्लास का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ मेनली ये नीट वाले बच्चों के लिए है, 12th में इसका कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है। तो नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ें तैयार करनी है कि भ्रूणीय परिवर्तन में विदलन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कोरक अवस्था में कोरक पुटी की संरचना और कंदुक अवस्था में कंदुकन की प्रक्रिया। तो कंदुकन की प्रक्रिया में क्या होगा, एक स्तरीय कोरक अवस्था से 3 स्तरीय कंदुक अवस्था का निर्माण होगा। वो जो 3 स्तर हैं, ये 3 स्तर वास्तव में क्या होते हैं, ये होते हैं प्राथमिक जनन स्तर, ये होते हैं प्राथमिक जनन स्तर, एक्टो, एंडो, मीजो, और इस प्रकार से बनती है कंदुक अवस्था। समझ में आ गया होगा बच्चों कंदुकन। इसके बाद भ्रूणीय परिवर्तन का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचता है जिसको मैं समझा देता हूँ, अंग भवन। छोटा सा टॉपिक, उसमें कोई विशेष बात नहीं है, 2-3 लाइनें याद रखनी है बस। भ्रूणीय परिवर्तन का चौथा पॉइंट है अंग भवन, ऑर्गेनोजेनेसिस। अंग भवन, ऑर्गेनोजेनेसिस, सिंपल परिभाषा है, अंगों के निर्माण की प्रक्रिया।
भ्रूण में अंग बनने की प्रक्रिया क्या है? अंग भवन। तो अंग भवन का सीधा मतलब है अंगों के निर्माण की प्रक्रिया, ये कहलाती है बच्चों अंग भवन। परिवर्धित भ्रूण में अंगों के निर्माण की प्रक्रिया अंग भवन कहलाती है, और अंग भवन के फलस्वरूप ही भ्रूण बन जाता है। पहले जाइगोट था, जाइगोट से भ्रूण एम्ब्रियो बन जाएगा बच्चों। अंगों का निर्माण किससे होता है? प्राथमिक जन्य स्तरों से। तो जो 3 प्राथमिक जन्य स्तर हैं, 3 प्राथमिक जनन स्तर, ये मिलकर सभी अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। भ्रूण में जितने भी अंग तंत्र बनने हैं, चाहे वो पाचन तंत्र बनना हो, श्वसन तंत्र बनना हो, प्रजनन तंत्र बनना हो, हार्ट बनना हो, ब्रेन बनना हो, तो जितने भी अंग तंत्र हैं भ्रूण के, जितने भी ऊतक हैं, उन सब का निर्माण ये 3 प्राथमिक जन्य स्तर मिलकर करेंगे। तो 3 प्राथमिक जन्य स्तरों से सभी अंग तंत्रों का निर्माण होता है बच्चों। इसमें सर्वाधिक अंगतंत्र जो है वो मीजोडर्म बनाता है। सर्वाधिक अंगतंत्र किससे बनते हैं बच्चों? मीजोडर्म से बनते हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो 3 प्राथमिक जन्य स्तर हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और ये तीनों मिलकर भ्रूण के सभी अंगतंत्र बनाएंगे। लेकिन जो मैक्सिमम अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम है, सर्वाधिक जो अंगतंत्र हैं, उनको कौन बनाएगा? मीजोडर्म बनाएगा। लेकिन परिवर्धित भ्रूण में सबसे पहले बनने वाला अंगतंत्र है तंत्रिका तंत्र। भ्रूण में सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। सबसे पहले बनने वाला अंगतंत्र कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। और कौन से जन्य स्तर से बनता है? वो बनता है बच्चों एक्टोडर्म से। सबसे पहले बनने वाला अंगतंत्र है तंत्रिका तंत्र। कौन से जन्य स्तर से? एक्टोडर्म से। और इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका नाम होता है तंत्रिका भवन। न्यूरुलेशन, तंत्रिका भवन, या हम कह सकते हैं न्यूरुलेशन। तो ये छोटा सा टॉपिक अंग भवन था। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बच्चों। 2-3 पॉइंट हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं कि अंग भवन में क्या होता है? भ्रूण के अंगतंत्र बनेंगे। अंगतंत्र कौन सी संरचनाओं से बनते हैं बच्चों? प्राथमिक जन्य स्तरों से बनते हैं, जो कि 3 होते हैं, एक्टो, मीजो, एंडोडर्म। तो भ्रूण के सर्वाधिक अंगतंत्र तो कौन बनाएगा? मीजोडर्म बनाएगा। लेकिन परिवर्धित भ्रूण में सबसे पहले बनने वाला अंगतंत्र होगा तंत्रिका तंत्र, जिसका उद्भव कौन से जन्य स्तर से होगा? एक्टोडर्म से होगा। और इसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? तंत्रिका भवन, न्यूरुलेशन। तो इस प्रकार बच्चों कंदुक अवस्था के दौरान प्राथमिक जन्य स्तर बनेंगे और उन प्राथमिक जन्य स्तरों से फिर अंगतंत्र बनेंगे। और जब भ्रूण के अंगतंत्र बन जाते हैं तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है गर्भावस्था में। इस प्रकार भ्रूण का विकास होता है। यह था बच्चों टॉपिक भ्रूणीय परिवर्तन। तो हम मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन कर रहे थे। उसमें से हमने भ्रूणीय परिवर्तन तक अध्ययन कर लिया है, अर्थात किस प्रकार जनकों के शरीर में युग्मक बनते हैं, निषेचन होता है और भ्रूण का परिवर्तन होता है। ये पूरी प्रक्रिया हमने डिटेल से पढ़ ली है। इसके बाद बच्चों मानव जनन से संबंधित कुछ एक पॉइंट अलग से बच जाते हैं, जैसे इम्प्लांटेशन क्या होता है, प्लासेंटा क्या होता है, शिशु का जन्म कैसे होता है, और भी कुछ अन्य पॉइंट हैं। तो इन बचे हुए पॉइंटों को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों।